हाँ तो देखिए, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 138 देख रहे हैं। ठीक है, 138 में बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आपको पता हो तो ये ट्रांस अल्कीन दिया हुआ है। ठीक है, ये ट्रांस अल्कीन है और ट्रांस अल्कीन से ये सिस अल्कीन बनाया हुआ है। ब्यूटीन है, ब्यूटटूइन है और H न्यू लिया हुआ है। इसका मतलब ये बात भी तय है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन हुआ है। H न्यू UV इस तरह से लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से फोटो हेलोजिनेशन के थ्रू जो है इसका रिएक्शन हुआ है। और आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन में, ध्यान से सुनते जाइएगा, किसी भी रिएक्शन में फ्री रेडिकल का बनना, कार्बोकैटायन का बनना, कार्बन आयन का बनना, ठीक है, तो आपको पता है कि कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, ये सब क्या होते हैं? इंटरमीडिएट होते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जा रहा है तो ये बात तो तय हो गया कि इसमें इंटरमीडिएट तो बना होगा और 100% बना होगा। समझ गए बात को? तो इंटरमीडिएट किसी भी रिएक्शन में अगर बन रहा है तो हर हमेशा उस रिएक्शन में 2 ट्रांजिशन स्टेट होगा। यदि किसी भी रिएक्शन में बच्चों इंटरमीडिएट बन रहा है तो उसमें कितने ट्रांजिशन स्टेट होंगे? 2। और ट्रांजिशन स्टेट ग्राफ में हम कैसे पहचानते हैं? पीक से। इसका मतलब उस रिएक्शन में 2 पीक पॉइंट होंगे। तो देखिए, बताइए, 2 पीक पॉइंट देखिए, इसमें भी है और इसमें भी है ना। और ये दोनों पीक पॉइंट के बीच में जो नीचे होता है, नीचे वाली स्थिति होती है, उसको हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं। ये इंटरमीडिएट है और ये इंटरमीडिएट है। बेसिकली क्या होता है बच्चों कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जो है ना, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जो है वो ट्रांजिशन स्टेट से ज़्यादा होती है। इसीलिए इंटरमीडिएट जो है मिनिमा पर होता है और ट्रांजिशन स्टेट जो है वो मैक्सिमा पर होता है। ठीक है, तो एक इंटरमीडिएट अगर नीचे में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एक पीक इधर भी बनना है और एक पीक इधर भी बनना है। ठीक है, तो हर हमेशा एक इंटरमीडिएट 2 ट्रांजिशन स्टेट से घिरा हुआ होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये बात तो तय था कि यहाँ पर A और C नहीं होगा। ये बात हमने कैसे पता लगा लिया? इस H न्यू से, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। ठीक है, अब सवाल उठता है कि B और D दोनों में से कौन सा होगा। अब गौर से आप देखिए, जो रिएक्टेंट साइड में कंपाउंड दिया हुआ है वो है ट्रांस ब्यूटटूइन और राइट हैंड साइड में जो कंपाउंड दिया हुआ है वो है सिस ब्यूटटूइन। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ट्रांस जो है ज़्यादा स्टेबल है सिस से। ट्रांस की स्टेबिलिटी हम लोग जानते हैं कि सिस ब्यूटीन से ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। ठीक है, तो चूंकि ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है सिस से, तो अब तो ग्राफ आपको पहचानना है कि 2 पीक वाला होगा, एक इंटरमीडिएट वाला रिएक्शन होगा। ट्रांस स्टार्टिंग रिएक्टेंट मटेरियल है और सिस जो है प्रोडक्ट मटेरियल है। और ये भी पता लग गया कि ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज़्यादा है। तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ना, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में वो नीचे होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका एनर्जी भी कम होगा। समझ गए बात को? इसका मतलब ट्रांस अगर यहाँ पर है तो सिस यहाँ पर होगा, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी होगा, लेकिन होगा कुछ ना कुछ ऊपर ही। समझ गए बात को? तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आप देखिए और पहचानिए, है ना, कि स्टार्टिंग मटेरियल जो है ट्रांस की स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो वो पी डायग्राम में नीचे होगा और सिस जो है ऊपर होगा। तो बताइए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में देखिए, यहाँ पर जो है बाद में जो सिस है उसको ज़्यादा नीचे कर दिया और ट्रांस को ऊपर कर दिया है, जबकि क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि ट्रांस नीचे होना चाहिए और सिस ऊपर होना चाहिए। क्यों? ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमसे पूछा जा रहा है। अगर आपसे ये पूछ लेता कि बताइए ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्जोथर्मिक है, पूछा नहीं है, हम बात कर रहे हैं इसे जनरली, तो ये पूछ लेता तो उसका क्या तरीका सिखाया था मैंने आपको कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है
जैसे देखिए रिएक्टेंट यहाँ पर है, ठीक है, और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट कहीं यहाँ पर होगा ग्राफ में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो ये एनर्जी लेवल है ना, यही होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है, यही हीट रिलीज होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो है इसी के बीच में जो गैप है ना, वो हीट रिलीज्ड होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो ग्राफ में जो है ये नीचे होगा, और ये ग्राफ में अगर नीचे है तो ये एक्सोथर्मिक। और अगर मान लीजिए कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं कम है, तो पहला नंबर तो रिएक्शन जो है होगा नहीं। कम स्टेबिलिटी, अगर बाद में हमें पता है कि कम स्टेबिलिटी मिल रही है, तो कम स्टेबिलिटी है तो वो रिएक्शन क्यों होगा? तो नहीं होगा, तो आपको धक्का मुक्की करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती करना पड़ेगा उसके साथ। तो जैसे ही ज़बरदस्ती वाली बात आ जाती है, तो इसका मतलब आपको एनर्जी तो देना ही पड़ेगा, कुछ घूस देना पड़ेगा, कुछ हीट देना पड़ेगा। समझ गए बात को? तो इस हिसाब से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, आंसर तो हम लोग पहले ही बात कर लिए थे, ये तो कुछ मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज की बात कर दी, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 139 देखने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर कार्बोकैटायन दिया है और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, जब भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखना हो, ठीक है, तो सबसे पहला नंबर देखिए रेजोनेंस वगैरह हो रहा है क्या, क्योंकि रेजोनेंस से सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है। चलो, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी सब जगह हो रहा है, देखिए गौर से, ठीक है। फिर उसके बाद जो है देखिए आप ऑक्टेट पूरा है क्या, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ऑक्टेट पूरा नहीं है, और कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा है, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर उसके बाद देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि ऑक्टेट भी 2-3 कंपाउंड ऐसे मिले जिसमें ऑक्टेट भी पूरा नहीं है, तो फिर देखिए पॉजिटिव चार्ज जो है ना, पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, ठीक है। निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो निगेटिव चार्ज हम देखेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये 4 रूल आप याद रखिए, आपका काम बन जाएगा। देखिए इसमें कौन सा रूल लगता है। सबसे पहला नंबर तो देखिए यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो कहने का मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं है, ठीक है। रेजोनेंस की स्टेबिलिटी तो देखिए सब जगह मिल रहा है, तो रेजोनेंस तो कॉमन बात हो गया। यहाँ पर देखिए कार्बोकैटायन बन रहा है, यहाँ भी कार्बोकैटायन बन रहा है, इसका मतलब ऑक्टेट यहाँ भी पूरा नहीं है, ऑक्टेट यहाँ भी पूरा नहीं है। थर्ड में देखिए अगर गौर से आप, तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसमें कोई भी कार्बन मतलब कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम ऐसा नहीं है ना, जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। समझ गए बात को? तो कहने का मतलब, और डी भी देख लेता हूँ एक बार। डी में भी देखिए यहाँ पर कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। तो इन सब में देखिए कार्बोकैटायन बन रहा है। कार्बोकैटायन बनने का मतलब है कि कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए होंगे और उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। जबकि ऑप्शन नंबर सी में देखिए आप, है ना, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं सबका ऑक्टेट पूरा है। तो यदि किसी कहने का मतलब है कि कंपाउंड में ये सब के सब एक दूसरे के RS ही हैं, तो यदि किसी कंपाउंड में हर एलिमेंट का जो है ऑक्टेट पूरा होगा, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्टेट ही देखते हैं रेजोनेंस के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी का जो है सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, ऑप्शन नंबर सी का।